हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो मैं हूं आपके साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और हमारा ड्रोना बैच जो है 60 डेज चैलेंज, इसको तो मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया है। 1-2 दिन डिले हो गया मेरे से, रीजन था इधर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज था, कोई बात नहीं। लेकिन मैं रोज़ वीडियो डालूंगा आप लोग के लिए, रोज़ का रोज़ वीडियो। मैं इस वीडियो में सिर्फ हेरिडिटी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा लेक्चर 2, उसमें हम पूरा इवोल्यूशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है क्योंकि बायो है ना, तो मज़ा तो आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक के कैन यू रिकॉल से। कैन यू रिकॉल में सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर। 9th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा था कि हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है। तो याद रखना, हेरिडिटी कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर या ट्रेट जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। तो मैं कहता हूं कि सेल की न्यूक्लियस में ऐसा क्या चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी कैरेक्टर को कैरी करने के लिए। मतलब पेरेंट से मैं कह रहा हूँ, देखो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये दोनों के कैरेक्टर बच्चे के अंदर आ रहे हैं, ये आ कैसे रहे, ऐसा सेल के न्यूक्लियस में है क्या ऐसा। तो याद रखना, सेल के न्यूक्लियस में ऐसा क्या है, क्रोमोजोम है। क्या है, क्रोमोजोम। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम। क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोगेनी। वही बात है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स के कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टर या फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर बच्चे तक आ रहे हैं, प्रोगेनी तक आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी प्रोसेस। थर्ड में बोला है विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए देखो दिख रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए बना किससे, तो हमें मालूम है डीएनए बना है सबसे पहले तो पेंटोज शुगर से। पेंटोज, वेट अ मिनट, थोड़ा इसको मैं बोल्ड में लिखता हूँ। सबसे पहले बना है किससे, पेंटोज शुगर से। आप लोग को दिख रहा होगा इधर पेंटोज शुगर। साथ साथ में नाइट्रोजीनियस बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस से दिख रहा है, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और तीसरा नंबर है हमारा फॉस्फोरिक एसिड से। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर हमारा बनता है क्या, डीएनए। दिख रहा है डीएनए किससे किससे मिलकर बना है, फॉस्फोरस, पेंटेज शुगर और पेंटोज शुगर और साथ साथ में नाइट्रोजनस बेस। जब ये तीनों मिलते हैं तो इन्हीं तीनों के मिलने से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों जब मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड। और जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब क्या बनता है, डीएनए बनता है। क्लियर है, ये बेसिक था। बेसिक मतलब क्या, हम क्लास 10th का सिलेबस या फिर जो चैप्टर है वो स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं, कैन यू रिकॉल कर रहे हैं। मतलब क्या, हम 9th की चीज़ों को याद कर रहे हैं। ये सब चीज़ 9th में था। स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से चैप्टर हमारा। क्या लिखा है, 10th के चैप्टर में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ग्रिगोर जॉन मेंडल इज अ पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। आज हम जीन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। आज हम जानते हैं कि ये फादर मदर का ये बच्चा है, इसकी आंखें मदर पे गई है और इसके जो बाल है इसके फादर पे गए हैं, ये हम बोल रहे हैं। पर पहली बार अगर किसी ने बात लेकर आई थी वो कौन था, ग्रिगोर मेंडल। इन्होंने पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट करके लोगों तक पहुंचाया है बात कि क्या है जेनेटिक्स, क्या है जीन। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और आप लोग को मालूम होगा इन्होंने जो ये थियरी दी या इन्होंने जो बातें बताया, तो जब बता रहे थे तब इनको कोई समझा नहीं। इनके मरने के बाद जब आगे धीरे धीरे और इसके ऊपर खोज हुई तब पता चला भाई वो बंदा बहुत सही बोल रहा था। कौन सा बंदा, ये बंदा बहुत सही बोल रहा था। किस चीज़ के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। इसलिए आज इनको हम लोग क्या मानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आगे, इन 1901 द रीजन बिहाइंड द सडन चेंज वेयर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थियरी ऑफ ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस कौन है, दिख रहा है आपको, ये है हमारे ह्यूगो डी वेरिस। सॉरी ये नहीं, यही तो हो जाता है, ये सब बुढ़े लोग जैसे दिखते हैं ना, ये हमारे ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस कौन है, तो आज हमें मालूम है कि अगर डीएनए में कुछ सडन चेंज हो गया, डीएनए के किसी न्यूक्लियोटाइड में हल्का सा बदलाव आ गया, तो क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। लेकिन पहली बार इसको जिसने रखा, इस बात को बताया, वो कौन था,
ह्यूगो डी वेरिस। और ये कब बताया था? 1901 में। In 1902, Walter Sutton observed the paired chromosome in the cell of grasshopper। पहली बार किसी ने क्रोमोसोम देखा था, फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में किसी ने क्रोमोसोम देखा था या बताया था लोगों को कि हाँ भाई मैं क्रोमोसोम देखा हूँ, वो कौन था? वेल्टर सुटॉन। इन्होंने सबसे पहली बार बताया था किसके बारे में? पेयर्ड क्रोमोसोम के बारे में। इससे पहले इसके बारे में कोई जानता नहीं था। तो याद रखना, वेल्टर सुटॉन कौन है? वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रास होपर के सेल में क्या देखा था? पेयर्ड क्रोमोसोम देखा था। आगे, रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम। अगर मैं कहता हूं कि अभी धीरे धीरे कुछ ना कुछ खोज हो रही है, किसके रिलेटेड खोज हो रही है? जीन्स के रिलेटेड। तो आगे चल के मालूम चला कि मैं कह रहा हूं कि बच्चे का कुछ जो कैरेक्टर है वो मदर से मैच कर रहा है, क्योंकि शायद फादर मदर के कुछ जो जीन होंगे वो बच्चे में आ गए होंगे। लेकिन जीन कैरी कौन करता है? ये जीन को कैरी कौन करता है? जब धीरे धीरे रिसर्च हुआ तो पता चला ये जीन को कोई और कैरी नहीं करता है, ये जीन को कैरी कौन करता है? क्रोमोसोम। और जो कहाँ प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस में। इन 1944 ट्री ऑफ द साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट, ओसवाल, फिर क्या है, मैककार्टी एंड मैक्लियोड, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है? डीएनए। मतलब डीएनए ही वो है जो जीन्स को क्या कर रहा है? एक पर्सन से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचा रहा है। ये कौन बताया हमको? ये 3 साइंटिस्ट मिलके, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है? डीएनए। आपने सुना होगा 2 तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। लेकिन मैं बात करूं, इन्होंने बोला वायरस में डीएनए नहीं होता है, पर आगे चल के मतलब आज के टाइम पर अगर मैं बताऊं तो वायरस में भी किसी वायरस में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है और किसी वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन उनके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट पकड़ो, यूकैरियोट पकड़ो, जितने भी हैं, इन सब के याद रखना, इन सब का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है। और ये पहली बार बताने वाला कौन थे? ये तीनों साइंटिस्ट हैं। ओके, मैं लाइन टू लाइन ले रहा हूँ। लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक अपना खोल के देखोगे, महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक अगर ओपन करके बैठे हो तो एकदम लाइन टू लाइन में हर एक चीज बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। द साइंस ऑफ हेरिडिटी। द साइंस ऑफ हेरिडिटी मतलब क्या? एक ऐसा पढ़ाई जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। पर एक मन में सवाल आता है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? रीजन क्या है? हम क्यों हेरिडिटी पढ़ रहे हैं? तो ध्यान सुनना, रीजन क्या है इसके पीछे? इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो, जैसे मैंने अभी बोला कि फादर और मदर से जब ट्रेट्स और कैरेक्टर ट्रांसफर होकर बच्चे के अंदर आते हैं, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। पर जो नहीं कि हमेशा अच्छे ट्रेट्स ही बच्चे के अंदर आएंगे, ये भी हो सकता है कोई बीमारी आ जाए फादर मदर से ट्रांसफर होकर बच्चे के अंदर। तो अगर वो बीमारी आ गई तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडिटी डिसऑर्डर। तो अगर मान लो इस हेरिडिटी डिसऑर्डर को अगर ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हेरिडिटी क्या होता है पता होना चाहिए ना। तो हेरिडिटी पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर हम हेरिडिटी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस हेरिडिटी के डिसऑर्डर या फिर जो हेरिडिटी से बीमारी आ रही है उस बीमारी को कैसे डायग्नोस करें, उस बीमारी को कैसे ट्रीट करें, या फिर उस बीमारी से हम कैसे बचे, ये हमें पता चलता है। और हम ये साइंस ऑफ हेरिडिटी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एनिमल प्लांट का मतलब क्या? ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो क्या होते हैं, थोड़े से पानी ज़्यादा जाने से खराब हो जाते हैं, या फिर थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े लग गए खराब हो जाएंगे। लेकिन हम हाइब्रिड टाइप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेरिडिटी। अगर तुम हेरिडिटी पढ़े हो, जीन्स के बारे में जानते हो, तो बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियर हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइब्रिड प्लांट तैयार कर सकते हैं। ऐसा हाइब्रिड प्लांट जो कितने भी एडवर्स कंडीशन के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। एनिमल भी करते हैं, तुम देख रहे हो आजकल आसपास में बहुत अलग अलग वैरायटीज के डॉग होते हैं। किसी को बुलडॉग बोलते हैं, किसी को जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। ये अलग अलग वैरायटी के डॉग आ कहाँ से रहे हैं? तो अलग अलग वैरायटीज के डॉग को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ हेरिडिटी क्या कर रहे हैं? उनके बॉडी में, उनके डीएनए में क्या कर रहे हैं? चेंजेस ला रहे हैं, जिससे उनका एक अलग अलग नस्ल पैदा हो रहा है। याद रखना। आगे चलते हैं। एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। और हमें मालूम है कि हेरिडिटी पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे फूड इंडस्ट्री है जहाँ पे जो फूड्स को प्रिपेयर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो हमें पता रहेगा ना कि अभी मैं नॉर्मली एक माइक्रोब्स लेता हूँ, वो माइक्रोब्स यूजफुल है कि हार्मफुल है, मुझे कैसे मालूम चलेगा? तो हम लोग साइंटिस्ट जो होते हैं उन लोग क्या करते हैं? उस माइक्रोब्स के जीन को देखते हैं, ये जीन किस तरह का प्रोटीन बना सकता है। अगर ये अच्छा प्रोटीन बना रहा है और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है तो हम लोग बोलेंगे यूजफुल माइक्रोब्स है, और उस माइक्रोब्स को हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे इन फूड इंडस्ट्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हेरिडिटी क्यों पढ़ रहे, इतना समझ में आ रहा है कि आप लोग को? ओके, अब हम देखते हैं क्या। अब हम देखने वाले, मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अभी हमने इतना पढ़े, ठीक है, इतना पढ़ने बाद हमें क्या मालूम चला कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? कि
पेरेंट्स से बच्चों के अंदर क्या आ रहे हैं, ट्रेट्स और कैरेक्टर आ रहे हैं। पर मन में एक सवाल आता है कि ये ट्रेट्स और कैरेक्टर लेकर कौन आता है। तो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है और उस डीएनए के ऊपर छोटे छोटे जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, मतलब क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, इससे हेरिडिटी कैरेक्टर आता है। लेकिन मैं कहता हूँ क्या पेरेंट्स से वो क्रोमोसोम बॉडी के अंदर आ गया तो क्या हम पेरेंट्स के जैसा दिखने लगेंगे क्या? नहीं। क्या होता है ऐसा कि जब वो क्रोमोसोम आता है हमारे बॉडी के अंदर तो ऐसा वो क्या करता है जिससे हम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखने लगते हैं। तो याद रखना हमारे बॉडी में जितना भी फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है या फिर बॉडी के अंदर जितने भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन। और जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो क्रोमोसोम आया है उस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, उसको मतलब क्रोमोसोम डीएनए से बना है, तो उस डीएनए के ऊपर क्या है, इन्फॉर्मेशन है। किसका इन्फॉर्मेशन? कि पेरेंट्स के बॉडी में कैसा प्रोटीन था, क्योंकि पेरेंट्स का ऐसा फिजिकल अपीयरेंस था तो फिजिकल अपीयरेंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मैंने बताया अभी, प्रोटीन। तो पेरेंट्स के अंदर पेरेंट्स का कैसा फिजिकल अपीयरेंस था उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था, प्रोटीन। वो प्रोटीन को पेरेंट्स के अंदर बना कौन रहा था, डीएनए। और वही डीएनए अगर मेरे बॉडी में आता है तो वो डीएनए क्या करेगा, जैसा पेरेंट्स के अंदर प्रोटीन था वैसा ही प्रोटीन मेरे अंदर भी बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मैं अपने फादर और मदर दोनों का क्या रहूंगा, दोनों का मिक्स मतलब क्या, दोनों की तरह दिखाई दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए है, ये डीएनए क्या कर रहा है, तो डीएनए हमारे बॉडी में आके प्रोटीन बना रहा है, जिसके कारण हम अपने फादर मदर के अपीयरेंस की तरह दिखाई देते हैं। ओके, तो इसी को समझने के लिए हम 3 प्रोसेस का हेल्प लेंगे। पहला प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन और तीसरा है ट्रांसलोकेशन। एक एक करके समझते हैं, पहले लाइन टू लाइन देखते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन द डीएनए। मैंने भी बताया कि डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है। किसका इंफॉर्मेशन? प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है। एंड सिंथेसाइज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर द बॉडी। और हमारी बॉडी को क्या जरूरी है, किस टाइप का प्रोटीन जरूरी है, उस टाइप का प्रोटीन क्या करता है, डीएनए बनाता है हमारी बॉडी के अंदर या बनवाता है हमारी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या है, एक मास्टर मॉलिक्यूल है। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, वो किसी को बताएगा, देख भाई ऐसा ऐसा है मैसेज, ये जा ये मैसेज ले, ऐसा प्रोटीन बनाना है, और कोई और प्रोटीन बनाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या कहना चाहता हूं मैं आगे। दिस प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। देखो लिखा भी है कि डीएनए के पास क्या इंफॉर्मेशन है, किसका इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन, वो किसको बताता है, आरएनए को बताता है। मतलब डीएनए खुद क्या करता है, आरएनए को बनाता है, या फिर बोल सकते हो अपना कोडेड मैसेज आरएनए को देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। मतलब हो क्या रहा है, इसमें लिखा नहीं है, हाँ ठीक है। डीएनए से क्या हो रहा है, डीएनए का जो कोडेड इंफॉर्मेशन वो किसको मिल रहा है, आरएनए को मिल रहा है। और आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो इन तीनों को मिलाकर हम तीनों क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA। अब देखेंगे डीएनए से आरएनए बनता कैसे है। देखो क्या लिखा है इधर, mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA। दिख रहा है, डीएनए पे जैसे जैसे सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के आधार पर क्या होता है, mRNA के ऊपर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। उसी सीक्वेंस के आधार पर mRNA पे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। लेकिन इस mRNA को बनाने के लिए इन 2 स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। This sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis। अब याद रखना complementary मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं कि डीएनए का ये स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए का ये स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल है mRNA को बनाने के लिए। तो ध्यान देना, डीएनए के पास इधर टी है, अगर मैं कहता हूं, एक मिनट कलर चेंज करता हूं मैं, डीएनए के पास यहां अगर टी है तो इसके जस्ट उल्टा होगा किसके पास, एमआरएनए के पास। मतलब जो सीक्वेंस यहां पे उसका उल्टा सीक्वेंस यहां पे होगा, तो यहां पे क्या होगा, ए होगा। हमें मालूम है कि ए के साथ हमेशा बॉन्ड कौन बनाता है, टी बनाता है, और जी के साथ हमेशा पेयर कौन बनाता है, सी बनाता है। याद रखना, एडेनाइन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमिन, और ग्वानिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन। लेकिन अगर मैं बात करूं एमआरएनए पे, तो एमआरएनए पे थाइमिन की जगह पे क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। याद रखना, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड एमआरएनए बना रहा है, जो डीएनए का स्ट्रैंड एमआरएनए बना रहा है, तो उसके उस डीएनए पे जो भी सीक्वेंस होगा उसका अपोजिट सीक्वेंस किस पे होगा, एमआरएनए पे। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड। बिसाइड द यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। बताया ना मैं कि आरएनए पे जहां पे थाइमिन होना चाहिए, देखो ध्यान से, यहाँ ए है तो यहाँ टी होना चाहिए, पर टी की जगह पे यहाँ क्या है, यू। तो
किसी को बोलते हैं mRNA पे थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। और इसमें हो क्या रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। अभी कौन सा आरएनए, mRNA, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि वो मैसेज लेकर आ रहा है ना प्रोटीन बनाने का। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आगे चलते क्या लिखा है, द mRNA फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम इन द साइटोप्लाज्म। अब mRNA जो न्यूक्लियस के अंदर बना था वो mRNA कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। इट ब्रिंग द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। और वो डीएनए से क्या लेकर आएगा, मैसेज लेकर आएगा। किसका मैसेज, प्रोटीन बनाने का मैसेज। द मैसेज कंटेन द कोड फ्रॉम अमीनो एसिड। और हमें मालूम है प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन प्रोटीन को बनाने के लिए छोटे छोटे मोनोमर की जरूरत पड़ती है, और उस मोनोमर को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। याद रखना, प्रोटीन क्या है, एक गले का माला है। क्या है, एक गले का माला है। पूरा प्रोटीन जो, पूरा गले का जो माला है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन। और उस गले के माले में जो मोतियां है, एक एक मोती, उस एक एक मोती को हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। मतलब ये जो mRNA न्यूक्लियस से जब बाहर आ रहा है तो किस चीज का मैसेज लेके आ रहा है, अमीनो एसिड का मैसेज लेके आ रहा है। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड। अब मैं कहता हूं एक अमीनो एसिड का जो मैसेज है ये कहाँ होता है, इसके हर 3 न्यूक्लियोटाइड पे होता है। मतलब मैं कहूँ तो हर 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के मुझे एक अमीनो एसिड का पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर 3 न्यूक्लियोटाइड को, मतलब सॉरी, हर 3 न्यूक्लियोटाइड को पकड़ के मुझे मालूम चलेगा कि कौन सा न्यूक्लिक अमीनो एसिड लगेगा। कहने का मतलब क्या है, हर 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के मुझे एक अमीनो एसिड का पता चलता है। इसका मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। ओके, मतलब कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है पता चलता है, या फिर कौन से अमीनो एसिड का मैसेज है पता चलता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैज मेड अ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन डिस्कवर ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमीनो एसिड। ये जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है भाई, अपने इंडियन है, तो इंडियन ने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या काम किया, इन्होंने बताया कि जैसे कि मैं कहता हूं, मान लो यहाँ पे लिखा है AUG, तो इस AUG, इस 3 कोडॉन का मतलब कौन सा अमीनो एसिड है, क्योंकि अमीनो एसिड अलग अलग तरह के होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 20 तरह के अमीनो एसिड बताए कि वो कौन कौन से ट्रिपलेट कोडॉन से 20 तरह के अमीनो एसिड मिल सकते हैं। सर मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो AUG, ये 3 कोडॉन है, इन 3 कोडॉन से मान लो मिल के पता चलता है कि एक हरा कलर का अमीनो एसिड आने वाला है। मैं कहता हूं T नहीं आएगा, हाँ UAC, इनसे मिलकर पता चलता है कि एक नीला कलर का अमीनो एसिड आएगा। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा करके उन्होंने 20 तरह के ट्रिपलेट कोडॉन को क्या किया, ट्रिपलेट कोडॉन का खुलासा किया और बताया कि ये कोड कौन से अमीनो एसिड के बारे में बता रहे हैं। ऐसे टोटल कितने अमीनो एसिड के बारे में उन्होंने पता बताया, 20 अमीनो एसिड का पता बताया। For this work, he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with the 2 other scientists। और मालूम है इतना बड़ा अगर काम किया है, एक ऐसा काम, भाई सेल तो दिख नहीं रहा है, न्यूक्लियस भाई छोड़ ही दो, अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को देखकर इन्होंने बता दिया कि कौन से टाइप का अमीनो एसिड मतलब लगेगा, या फिर कौन से टाइप के अमीनो एसिड का इसमें मैसेज छुपा हुआ है। अगर इतना बड़ा इन्होंने काम किया तो इनको नोबेल प्राइज तो मिलना ही चाहिए। तो याद रखना क्या बताया मैं इस पेज पे। आगे चलते हैं। As per the message on mRNA, amino acid are supplied by the tRNA। अब हुआ क्या, ध्यान सुनना। अभी मान लो ये 3 कोडॉन मिलके जिस अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, मान लो ये बोल रहे हरा अमीनो एसिड चाहिए, हरा अमीनो एसिड का इनके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो उस अमीनो एसिड को लेकर कौन आएगा, तो उस अमीनो एसिड को लेकर कौन आता है, tRNA लेके आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर RNA। फॉर दिस पर्पस tRNA एज अ एंटी कोडॉन। अब ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ ये तीनों को मिला के, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं, या फिर ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। याद रखना, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं, या तो ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। और ये 3 कोडॉन ने बताया कि मुझे LYS, लाइसिन नाम का अमीनो एसिड चाहिए, लेकिन इस अमीनो एसिड को लेकर कौन आया, तो इस अमीनो एसिड को लेकर आता है तुम्हारा tRNA। कौन लेकर आता है, इस अमीनो एसिड को लेकर आता है तुम्हारा tRNA। अब tRNA पे जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा, न्यूक्लियोटाइड ये इसके जस्ट उल्टा रहेगा, मतलब जो इस पे लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री किस पे होगा, tRNA पे। ओके, तो इसी कोडॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन। जो tRNA पे कोड है वो उल्टा है, किसका उल्टा है, इस ट्रिपलेट कोडॉन का उल्टा है। तो ट्रिपलेट कोडॉन का जो उल्टा कोड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से mRNA बनना, ये ट्रांसलेशन है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसलेशन क्या है, तो उस mRNA पे जो मैसेज लिखा है जिस अमीनो एसिड का, उस अमीनो एसिड को लेकर आना उसके पास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। द अमीनो एसिड ब्रोट बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ RNA। देखो
ये दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये है तुम्हारा आरएनए। क्या है ये? आरएनए। आरएनए मतलब क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है? ये सारे जो अमाइनो एसिड आ रहे हैं, इन सारे अमाइनो एसिड को ये पेप्टाइड बॉन्ड से क्या करता है? जोड़कर मोतियों का माला बनाने की कोशिश करता है और बनाता भी है। आगे चलते हैं। During this process, the ribosome keep on moving from one end of mRNA to other end by distance of one triplet codon। ध्यान सुनना, जैसे इस ट्रिपलेट कोडोन में आके तुम्हारा टीआरएनए जुड़ता है और अमाइनो एसिड देता है, तो ये जो राइबोसोम में शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडोन के पास। फिर जैसे यहाँ पे अमाइनो एसिड आएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडोन के पास। ऐसा करते करते क्या होगा? राइबोसोम भी जुड़ता जाएगा और टीआरएनए आएगा, बाइंड होगा, निकलेगा, आएगा, बाइंड होगा और निकलेगा। तो ये राइबोसोम का घसकना, हर तीन न्यूक्लियोटाइड पे घसकना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। वेरी गुड। सच मेनी चेन कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और ऐसे बहुत सारे चेन मिलते हैं प्रोटीन के, ऐसे बहुत सारे चेन मिलते हैं प्रोटीन के, ऐसे बहुत सारे चेन मिलते हैं प्रोटीन के, और आगे चल के प्रोटीन कैसा बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और दिस प्रोटीन कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। और ये प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत तरह के फंक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और साथ साथ में हमारे अपीयरेंस, हम कैसा दिख रहे हैं, इस पे भी किनका क्या बोलते हैं? किसका हाथ होता है? इसी प्रोटीन का हाथ होता है। किस प्रोटीन का? इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का। इसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का क्या होता है? हाथ होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गाइस देखो, मैं बहुत मेहनत से नोट्स बनाया हूँ, बहुत मेहनत से नोट्स बनाया हूँ, और एक तो भाई बहुत गर्मी है, इस गर्मी में पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं आप लोग से यही आशा करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और शायद मैं हो सके और बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो इतना बकवास नहीं करते हैं, आगे भी चलते हैं। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में बहुत तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो किस तरह के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मसल सेल हैव अ प्रोटीन सच एज एक्टिन एंड मायोसिन। अब तुम्हारे मसल के सेल में दो तरह के प्रोटीन, एक है एक्टिन और एक मायोसिन। इनका काम क्या होता है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, रिलैक्स करवाना। तो देखो कितना बड़ा काम है। अगर प्रोटीन बॉडी में बनेगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। फिर एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट हेल्प इन फाइटिंग द इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म या बहुत तरह की बैक्टीरिया आते हैं और वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन करके जाते हैं। लेकिन उन इन्फेक्शन या फिर उस इन्फेक्टेड या फिर उस पैथोजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज होता है, और वो एंटीबॉडीज भी एक तरह का प्रोटीन ही है। साथ साथ में और भी कुछ लिखा है, हार्मोन सच एज इंसुलिन हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन है, ये हमारे बॉडी में हमारा जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। तो खुद देख लो कि प्रोटीन का कितना फंक्शन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, म्यूटेशन। क्या लिखा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन ओनली एंड सम ऑफ दोज जीन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज। हम सबको मालूम है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह एक नए प्रोजेनी को जन्म देता है, एक नए प्रोजेनी को जन्म देता है। इसका मतलब क्या? वो क्या कर रहा है? अपने बॉडी में जो उसके बॉडी में जो जीन है पेरेंट्स के, वो जीन क्या कर रहा है? अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमें मालूम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंज ऑकर इन दोज जीन। लेकिन कभी कभी क्या होता है? उस जीन में कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ एक्सीडेंटली क्या हो जाता है? कुछ बदलाव हो जाता है, एक सडन चेंज हो जाता है। समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट्स पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंज व्हिच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। कभी कभी क्या होता है? इस डीएनए के अंदर का कुछ जो न्यूक्लियोटाइड है, कुछ जो फ्रैगमेंट है, वो टूट के किसी और पोजीशन चल जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या? मान लो इसको इस पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन ये टूट के इस पोजीशन पे आ गया। मतलब कहने का मतलब है जैसा होना चाहिए वैसा ना होकर कुछ और हो गया, मतलब सडन चेंज हो गया। डीएनए के, याद रखना, डीएनए के फ्रैगमेंट में अगर हल्का सा भी सडन चेंज होता है, थोड़ा सा भी बदलाव होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। सम म्यूटेशन में भी माइनर बट सम में भी कंसिडरेबल। कुछ म्यूटेशन होते हैं बहुत मामूली होते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ म्यूटेशन क्या होते हैं? कंसिडरेबल, मतलब क्या? खतरनाक भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। और म्यूटेशन से जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? नॉर्मली जो ब्लड सेल होने चाहिए, आरबीसी जो होना चाहिए, वो बाय कॉन्वेक्स होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? जो इंसान सिकल सेल एनीमिया इस बीमारी से पीड़ित होता है, उसके जो ये क्या बोलते हैं, अपना आरबीसी होता है, वो हाफ मून हो जाता है। हाफ मून मतलब कैसा? ऐसा आधे चांद की तरह शेप हो जाता है। जिससे क्या होता है? अभी हमारे इस आरबीसी को नष्ट होने में, मतलब इसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, इसका लाइफ स्पेन सिर्फ कितना होता है? 20 डेज।
तो जो ऐसे जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि म्यूटेशन की वजह से बहुत बड़ा डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है और इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ओके देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओ माय गॉड थैंक यू। आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो बहुत 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 शुक्रिया। और मैं इतना ही आशा करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय 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 बाय।